स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बीएस केलावत में। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है स्थिर वैद्युतिकी। अभी तक आपको याद होगा स्थिर वैद्युतिकी में टोटल 4 चैप्टर है और 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। और लास्ट क्लास में हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था विद्युत विभव और उस क्लास में हमने विद्युत विभव का इंट्रोडक्शन देखा था और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में हमने कुछ संबंध भी देखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप विद्युत विभव पढ़ रहे हो तो आपको विद्युत क्षेत्र अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्युत आवेश से रिलेटेड हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है और अब हम विद्युत विभव पढ़ रहे हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम विद्युत विभव ज्ञात कर पाते हैं। तो विद्युत विभव पढ़ने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको विद्युत विभवांतर की परिभाषा समझाई थी, वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला, इकाई और विमीय सूत्र। और उसके बाद विद्युत विभवांतर निकालने के बाद मैंने उस फॉर्मूले से आपको विद्युत विभव ज्ञात करना सिखाया था। ठीक है, अगर मैं तो देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। जैसे कि ये मैंने बॉक्स बना रखा है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है या इसके अंदर आवेश है, मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है मानो, और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं किसी परीक्षण आवेश को, है ना, जो एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाऊंगा, उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर होता है। ठीक है, तो देखो इस बिंदु का विभवांतर, इस बिंदु का विभव VB और इसका VA। तो VB माइनस VA कैसे ज्ञात किया था? A से B तक आने का कुल कार्य और किससे डिवाइड कर दिया उसको? एकांक धनावेश से उसको मैंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला था। आपको याद होगा ये जो किया गया कार्य जो होता है, ये किया गया कार्य जो होता है ये बाह्य स्रोत द्वारा होता है। किसके? बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया है अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, और उससे पहले विद्युत क्षेत्र को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो ये विद्युत विभवांतर की परिभाषा थी। तो देखो विद्युत विभवांतर का मतलब एकांक धनावेश पे किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य होता है। क्लियर है? इसकी इकाई क्या होती है देखो, तो जूल प्रति कूलम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं VA के मान को 0 कर दूं तो मुझे B का विभव मिल जाएगा। तो देखो क्या किया था, अगर मैं A बिंदु को, इस वाले बिंदु को अनंत पे ले जाऊं तो अनंत पर विभव कितना हो जाता है? 0 होता है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा कि अनंत पर किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है? 0 होता है। तो अगर इस A वाले बिंदु को मैं अनंत पे ले जाता हूं तो यहां पर विभव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब कौन सा कार्य निकालना है देखो, तो अगर मैं A को अनंत पे ले जाऊं तो VA का मान 0 हो जाएगा। तो देखो VB का VB, VA का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? किया गया कार्य कहां से कहां तक? अनंत से B तक। किसके ऊपर? एकांक धनावेश को लाने में। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो इस तरह से हमने विद्युत विभव ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, तो अब आपको सिंपली ध्यान ये रखना है, जब आपको कभी भी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए बोला जाए किसी बिंदु में, है ना, तो क्या करना है आपको? एकांक धनावेश को लेना है और उसको अनंत से उस बिंदु तक लाना है और उसमें जो कुल कार्य होगा वो उस बिंदु का क्या हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव मतलब उस बिंदु के ऊपर स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो किया गया कार्य संचित हो जाएगा। क्लियर है? आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये किया गया कार्य जो होता है वो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य होता है ना, विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है। इस बात को आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे निकालोगे। ठीक है,
विभवांतर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। विद्युत विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट, है ना। देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास, VB इक्वल टू W/Q। तो V की इकाई क्या होती है, विभव की इकाई क्या होती है, विभव की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। मुझे 1 वोल्ट की परिभाषा चाहिए, किसकी चाहिए, 1 वोल्ट की परिभाषा चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो V इक्वल टू W/Q है। अगर मैं Q को 1 कूलाम ले लूं और W को मैं 1 जूल ले लूं तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। तो देखो इसको परिभाषित कैसे करोगे, तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से, यहां मैंने एक लाइन नहीं लिखी है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि यहां देखो, यहां से मैं Q0 की वैल्यू ले लूं 1 कूलाम, 1 कूलाम को मैं अनंत से लगाकर B तक लेके आऊं और मुझे कितना कार्य करना पड़े, और मुझे अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, कितना, 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो इस बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, इस बिंदु का विभव हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हो 1 वोल्ट को, किताब से रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इकाई वाला मेथड लगाओगे और 1 वोल्ट को डिफाइन आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब एक तो देखो, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य हमेशा विद्युत बल के विरुद्ध होता है। ठीक है। तो मेरी बात सुनो, आपको मैंने कल लास्ट वाली क्लास में समझाया था कि ये अगर मेरे पास कोई आवेश है, ठीक है, ये मेरे पास स्रोत आवेश है और स्रोत आवेश ने अपने चारों तरफ E तीव्रता का विद्युत क्षेत्र बनाया है। ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप कोई परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेके आते हो, सपोज, ठीक है, A से B तक लेके आ रहे हो। अब मेरी बात समझना, अगर ये आपका स्रोत आवेश है, क्या है, ये स्रोत आवेश होगा, तो इस आवेश पर एक विद्युत बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा, इसको बोलेंगे विद्युत बल। तो आपको क्या करना होगा, अगर इस आवेश को यहां से यहां तक लाना है, कहां से कहां तक, A से B तक, तो इस विद्युत बल के विरुद्ध एक बल और लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे F एक्सटर्नल, और ये होता है आपके पास बाह्य स्रोत द्वारा बल। ठीक है ना। तो बाह्य स्रोत द्वारा जो बल होता है वो हमेशा किसके विपरीत होता है, इस विद्युत बल के विपरीत होता है। ठीक है। तो जो बाह्य बल आप लगाओगे वो हमेशा विद्युत बल के विपरीत होता है। ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, किया गया कार्य पक्ष पर निर्भर नहीं करता। तो विद्युत बल जो होता है, मेरी बात समझना, विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है, संरक्षी है। क्या है, संरक्षी बल है। क्या मतलब होता है, मतलब किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को आप यहां से यहां ले जा रहे हो, कहां से कहां ले जा रहे हो, A से B तक। मान लो मैंने एक रास्ता ये चूज किया, दूसरा रास्ता ये चूज किया और तीसरा रास्ता ये चूज किया। तो देखो इसमें मान लो W1 कार्य हुआ, इसमें W2 कार्य हुआ, इसमें W3 कार्य हुआ। ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में आपको पता है कि विद्युत बल अगर संरक्षी है तो तीनों का कार्य जो होगा W1, W2 और W3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। इस बात को, इसको आगे मैं प्रूव भी कर दूंगा अभी ऐसा क्यों होता है जो। ठीक है। हम A से B तक जाएंगे और B से A तक जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे। अगर कुल किया गया कार्य 0 आ जाता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी होता है, जो कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा उसमें। ठीक है। ये हो गया विद्युत बल, हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, हो गया, इन सारे बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। आप किसी भी, आपका किस पे निर्भर करेगा, सिर्फ प्रारंभिक स्थिति के ऊपर और अंतिम स्थिति के ऊपर। क्लियर है। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट, परीक्षण आवेश के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। परीक्षण आवेश जो होता है उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है बहुत अल्प या 0 के बराबर होता है और इसका उपयोग हम परीक्षण के लिए करते हैं। मतलब विद्युत विभव ज्ञात करना हो गया, है ना, बल ज्ञात करना हो गया, तो परीक्षण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। रियल में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। ये एक काल्पनिक आवेश है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए। क्लियर है। अगर देखो इस परीक्षण आवेश का भी खुद का विद्युत क्षेत्र हो तो वो
जो स्रोत आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको भी तो प्रभावित करेगा, तो फिर हम जो काम कर रहे हैं वो तो एक्चुअल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक कल्पना है जिसको हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सारे कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता है कि सर आप एक एकांक धनावेश लाओ ए से बी तक ले जाके बताओ, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये फिजिक्स के कंसेप्ट है, ये ट्रू कंसेप्ट है, मगर इसको हम प्रैक्टिकली हम पेपर पे या प्रैक्टिकली लैब के अंदर हम इसको नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे कि हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश को हम देख थोड़ी सकते हैं क्या? आवेश को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की गति ये होती है, तो उसको सिर्फ आपको क्या होता है, इसका हम पेपर पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसको इसका जो रिजल्ट है उसको ले सकते हैं। ठीक है ना, मगर इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक बातें थी। अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन क्या है कि विद्युत क्षेत्र से कैसे विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन एक फॉर्मूला निकालेंगे जो आपके सिलेबस में भी है, और एक छोटा सा डेरिवेशन भी बनेगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक डेरिवेशन बताता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो हमें एक डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से हमने कहा था ना पहले ही कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो क्या हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो एक सदिश राशि है, और विद्युत विभव जो होता है वह अदिश राशि है। तो क्या टॉपिक है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन है। वैसे बुक का अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स के डेरिवेशन है, तो आपको एक तरीके से इसको समझ लेना है, और ये क्या कहना चाहता है या उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट होता है वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, और यहां पर मैं एक स्रोत आवेश रखता हूं। क्या रखता हूं? स्रोत आवेश। और मान लेते हैं ये एक विद्युत क्षेत्र इस स्रोत आवेश ने बनाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम क्या करते हैं, मैं कोई भी एक पथ ले लेता हूं, कोई भी एक वक्र पथ ले लेता हूं इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एक पथ ले लिया, और इस एकांक धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में यहां से यहां पर, कहां से, ए से बी तक मुझे ले जाना है, और मुझे क्या करना है, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर एक बल लगता है, और आपको पता है अगर आवेश की दूरी अगर बदलती जाएगी तो वो जो बल होगा वो बल भी क्या होता रहेगा, बल भी आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। अगर दूरी कम ज्यादा होगी तो परिवर्तनशील बल होगा, और परिवर्तनशील जो बल होते हैं उसके द्वारा किया गया कार्य कैसे ज्ञात होता है, तो पहले हम एक अल्पांश पर किया गया कार्य निकाल लेते हैं, और फिर हम उसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास के जो फर्स्ट टॉपिक जो बताया था ना, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था किए गए कार्य का, वहां से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो माना एक स्रोत आवेश प्लस क्यू है, जिससे ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है। आगे देखो, माना एक एकांक धनावेश परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये मेरा एम हो जाएगा, ये मुझे करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो अब इस आवेश की जो दूरी है, स्रोत आवेश लगातार बदल रही है। हम क्या चाहते हैं, हम पहले क्या करेंगे, एक अल्पांश लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखो मध्य में एक अल्पांश ले लेता हूं, इतना सा बड़ा। ठीक है, मैंने ये अल्पांश ले लिया dl। ठीक है,
और इस अल्पांश पे किया गया कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा। तो पहले मैं अल्पांश पर किया गया कार्य निकाल लूंगा, ठीक है। तो माना देखो, माना Q0 को dl विस्थापित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, किया गया कार्य जो होगा बाह्य स्रोत द्वारा होता है। मैं पहले लेक्चर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। विद्युत बल उपयोग नहीं लाओगे, जो बाह्य स्रोत होगा वो जो बल लगाएगा उससे कार्य निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, dw क्या हो जाएगा बताओ, F एक्सटर्नल डॉट dl। इसको अगर मैं dr ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है F एक्सटर्नल जो होता है वो विद्युत बल के बराबर और विपरीत होता है, ठीक है ना। F है ना, जैसे कि यहां पर अगर विद्युत बल की दिशा अगर ये है, ठीक है, तो इसके विपरीत आपको एक बल लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, ठीक है ना, ताकि क्या नहीं हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो। आप सोच के देखो, अगर ये Q है, ये Q है, तो फिर आपको यहां से यहां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये Q आवेश तो वैसे भी चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र के साथ में चला जाएगा ना। मगर क्या करना है, आपको इसको पीछे की तरफ खींच के रखना पड़ेगा, F एक्सटर्नल पीछे की ओर लगा के रखना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। बाकी तो क्या होगा, इस आवेश पर लगेगा बल, इस Q0 पर लगेगा बल, और ये क्या हो जाएगा, इसमें त्वरण आ जाएगा और इसकी गति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप विभवांतर नहीं निकाल पाओगे, मतलब कुल किया गया कार्य आप नहीं निकाल सकते हो फिर, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप आवेश को यहां से यहां ले जाओगे, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो, इसमें ये प्लस Q है, अब प्लस Q को मैंने विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो ये प्लस Q तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चलता चला जाएगा, इसमें बाह्य स्रोत को तो कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। तो आप सोचो, इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, इसके लिए आपको इसको पीछे की तरफ खींच के रखना पड़ेगा, तभी तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, फिर यहां से यहां तक जाने में जो किया गया कार्य आएगा वो बिल्कुल ट्रू आएगा, या एग्जैक्ट किया गया कार्य आ जाएगा। और यही हम निकालना चाहते हैं। परिभाषा कुछ ऐसी होती है विद्युत विभवांतर की, ठीक है ना, कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बगैर किया गया कार्य जो होता है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहलाता है। फाइन, ये वैल्यू रख सकता हूं मैं, dw क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Fe डॉट dr। क्लियर है। अब आपको अगर कुल कार्य निकालना है, क्या निकालना है, A से B तक जाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको समाकलन कर देंगे, dw माइनस ऑफ Fe डॉट dr। तो ये हो जाएगा W, माइनस बाहर निकाल लो, Fe डॉट dr। ये आ गया किया गया कार्य। अब आपको पता होना चाहिए तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर कितना बल लगता है ना। विद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 पर बल, आवेश Q0 पर बल, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अगर E विद्युत क्षेत्र है और Q0 आवेश है तो उस पर बल कितना लगेगा, F बराबर Q0 E, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो W क्या आ जाएगा, देखो, माइनस ऑफ A से B है, लिमिट जो है, ठीक है ना। हमको कहां से कहा जाना है, A से लगाकर B तक जाना है, ठीक है। A से B, Fe की वैल्यू क्या होगी, Q0 E डॉट dr, ठीक है। तो ये आपका पास क्या आ गया है, कुल किया गया कार्य आ गया है, ठीक है। अब देखिए, ये किया गया कार्य का फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा, सोच के देखो, ये A से B तक, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है, डेल V का फॉर्मूला, VB अंतिम विभव, प्रारंभिक विभव, आवेश को आप A से B ले गए हो और किस आवेश को ले गए हो, Q0 को लेके गए हो, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और 3। तो देखो 2 और 3 से क्या कह रहा है, WAB की वैल्यू आपके पास है तो यहां लाके रख दो आप, ठीक है। तो VB माइनस VA, WAB की वैल्यू क्या आई, A से B Q0 E डॉट dr अपॉन Q0, है ना, ये वाला Q0।
क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो देखो विद्युत विभवांतर का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला और मिल गया है आज आपको, ए बी ई डॉट डी आर। ये आपका दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर आ गया। क्लियर है? आप चाहो तो इसकी परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखोगे बताओ? तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का, देखो मैंने बोला था ना विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। देखो ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको 0 कर देंगे तो ये आपका विभवांतर या विद्युत विभव, ये अभी विभवांतर है। VA को अगर मैं 0 कर दूंगा तो विद्युत विभव मिल जाएगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र से कैसे हमने विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ऐसे ज्ञात किया जाता है, ये फॉर्मूला है। अभी मैं आपको विद्युत विभव भी निकाल के बता रहा हूं। अब देखो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी इस फॉर्मूले से, बताओ। देखो विद्युत विभवांतर की एक बहुत अच्छी परिभाषा और मिलती है यहां से, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत कम स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, बहुत कम इसका यूज करते हैं, पर अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को देखो, आपको परिभाषा लिखनी है, किताब से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को देखो और इसमें परिभाषा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर, दो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य ये क्या चीज है? देखो ये अगर मैं इसको देखूं तो क्या है? विद्युत, ये चीज पूरी जो दिख रही है आपको, नेगेटिव को छोड़ दो, ये इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन के आगे क्या लगा हुआ? माइनस के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहां से बहुत अच्छी डेफिनेशन विद्युत विभवांतर की ओर मिल गई आपको। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो गया? ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आपको विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन भी आ गया हमारे पास, और यहां से एक नई डेफिनेशन और मिल जाती है आपको विद्युत विभवांतर की। ठीक है, अब यहां से विद्युत विभव याद करना है। ये अगर आपने लिख लिया हो, इसको पॉज करके लिख लो, मैं आपको विद्युत विभव भी निकाल के बता देता हूं बी बिंदु का। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या करो, देखो हम क्या करेंगे, अगर आप ए बिंदु को, है ना, ए बिंदु को कहां पे ले जाओगे? अनंत पे ले जाओगे, तो अनंत पर विभव कितना हो जाएगा? 0। तो इस समीकरण का उपयोग करो, समीकरण नंबर 4 का, है ना। तो समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 में क्या आ जाएगा? देखो VB का तो VB होगा, VA का हो जाएगा 0। ए बिंदु कहां पे ले गए आप? अनंत से B तक लाओगे। ये बिंदु जो है ए, इसको मैं अनंत पे मान लू, तो ए से B तक लाएंगे, माइनस ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, तो ये आपका आ गया B पर विभव आ गया ऐसा कुछ। ठीक है, E डॉट डी आर, ये आ गया B पर विभव। क्या आ गया? B पर विभव। विभव मतलब विद्युत विभव है। ठीक है, गुरुत्वीय विभव नहीं। इस चैप्टर में जब भी मैं विभव का नाम लूंगा, इसका मतलब विद्युत विभव की बात करें। अब इसको देख के परिभाषा बनाओ, चलो विद्युत विभव की। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव उन दोनों विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के
समाकलन के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। ठीक है ना, क्या मतलब हो गया है? तो अगर मुझे किसी बिंदु का विद्युत विभव निकालना है, जिसका एक फॉर्मूला आ गया, तो देखिए उन दोनों विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, जैसे बी बिंदु का निकालना था, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करोगे? अनंत और उस बिंदु के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है। अब देखो यहां से, देखो ये आपको विद्युत क्षेत्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विद्युत क्षेत्र से क्या निकाल लिया आपने? देखो विद्युत विभव आ गया इधर, ये आपका विद्युत क्षेत्र से क्या मिल गया? विद्युत विभव। टॉपिक हमारा यही था, विद्युत क्षेत्र से कैसे विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। तो आप दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान लोगे तो वो उस बिंदु पर क्या बताएगा? विद्युत विभव बताएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले को देखकर हम डेफिनेशन लिखना सीखेंगे। हर बार किताब से डेफिनेशन रटना जरूर नहीं होता। क्लियर है? अब हम कुछ कंसेप्ट और देखते हैं। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं पृथ्वी के विभव के बारे में। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, धनात्मक विभव क्या होता है, ऋणात्मक विभव क्या होता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है और पृथ्वी में आवेश को अनंत माना गया। सर ऐसा क्यों? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी वस्तु को धनात्मक विभव बताऊं या किसी को ऋणात्मक विभव बताऊं तो मुझे किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कंपेयर जो करते हैं, जैसे कोई वस्तु का जो विभव है वो धनात्मक है, किसी का ऋणात्मक है, ये मैं कैसे पता करूं? तो मुझे एक कंपैरिजन के लिए एक लेवल तो चाहिए। इसी वजह से हमने पृथ्वी के विभव को मान लिया है शून्य। क्या मान लिया है? शून्य। सर ऐसा क्यों किया? कि देखो पृथ्वी के पास जो होते हैं वो अनंत आवेश होते हैं। आप कुछ आवेश उसको दे दोगे तो भी उसके विभव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ आवेश अगर आप पृथ्वी से ले भी लोगे तो भी उसके विभव पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड ले लिया। अब जिस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा होगा वो हो जाएगा धनात्मक विभव, और जिसका विभव पृथ्वी के विभव से कम हो जाएगा उस वस्तु को हम बोलेंगे ऋणात्मक विभव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो देखिए पृथ्वी का विभव होता है वो शून्य होता है, और पृथ्वी में आवेशों को अनंत होते हैं पृथ्वी के पास आवेश। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा पूछ ले कि पृथ्वी का विभव 0 क्यों माना है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो हम ये मानते हैं कि आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है और आवेश कम करने पर विभव कम होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए अब पृथ्वी के पास अनंत आवेश होते हैं, है ना, इनफाइनाइट चार्ज है। अब उसको मैं कुछ आवेश दूंगा या मैं उससे कुछ आवेश लूंगा, उसके विभव पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हम पृथ्वी के विभव को शून्य ले लेंगे। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड बना देंगे। अब जब भी हम तुलना करेंगे तो पृथ्वी के विभव से तुलना करेंगे। जिसका विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा होगा वो धनात्मक विभव कहलाएगा, और जिसका विभव पृथ्वी के विभव से कम होगा वो ऋणात्मक विभव कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए धनात्मक विभव क्या होता है? किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा होता है तो वह वस्तु धनात्मक विभव वाली वस्तु कहलाएगी। ऋणात्मक विभव क्या हो गया? किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है तो वह वस्तु, उस वस्तु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो धनात्मक वस्तु होगी, देखो पृथ्वी का विभव हमने 0 ले लिया, तो जो धनात्मक वस्तु होगी उसके विभव को हम हमेशा धनात्मक ले लिया करेंगे, और जो वस्तु ऋणात्मक होगी उसके विभव को हम क्या मान लेंगे? ऋणात्मक विभव मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, मैंने पृथ्वी के 2 स्ट्रक्चर बना रखे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि धनावेश किधर से किधर प्रवाह होते हैं और ऋणात्मक किधर से किधर प्रवाह होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपके पास पृथ्वी है, ये पृथ्वी का बनाया मैंने। अब आपको पता है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, बताओ? ये पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, और पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है 0। क्या होता है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर इस वस्तु को मैं धनावेश दूं, क्या दूं? इसको अगर मैं धनावेश दूं, अब बताओ इसका विभव क्या हो जाएगा? जैसे इस वस्तु का नाम मैं VA दे रहा हूं, ठीक है, इसका नाम मैं VE रख रहा हूं और इसका नाम मैं VA। आपको साफ साफ दिख रहा है कि VA जो है ना, VA जो है वो किससे बड़ा हो गया? VE से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब देखो
धनावेश जो होंगे, अब जो आवेशों का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो जो धनावेश होंगे वो किधर से किधर आएंगे बताओ? धनावेशों का प्रवाह जो होगा इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, उच्च विभव है और पृथ्वी का विभव जीरो होता है, तो ये हो गया निम्न विभव, क्योंकि ये धनावेशित वस्तु है। ठीक है, तो धनावेश जो होंगे वो इस तरह प्रवाह करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊपर की ओर प्रवाह करेंगे। ठीक है, क्योंकि आवेशों का प्रवाह किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर है? अच्छा, अगर ये वस्तु ऋणात्मक हो जाती, अगर किसी वस्तु को मैं ऋणावेशित कर दूं और उसको मैं पृथ्वी के साथ जोड़ देता हूं, तो अब देखो इसका विभव हो गया, इसका विभव कम हो जाएगा। ठीक है, इसका विभव जीरो है, मतलब ये ऋणात्मक विभव हो गया और इसका जीरो है। तो अभी पृथ्वी का विभव ज्यादा हुआ, क्योंकि माइनस होता है वो जीरो से कम होता है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि धनावेश जो होंगे, धनावेश किधर जाएंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश किधर आएंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है ना? तो ये कुछ पृथ्वी के विभव का कंसेप्ट है। तो आपको कोई पूछ ले कि धनावेश किधर प्रवाह करते हैं, देखो तो पहले तो आवेश किधर प्रवाह करते हैं? आवेश प्रवाह करते हैं हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। यहां से दोनों कंक्लूजन देखो आप। ठीक है ना? देखो पृथ्वी का विभव जीरो था, इसका ज्यादा था, तो आवेश ऊपर से नीचे प्रवाह होंगे धनावेश, ये मैंने बता रखा है। अभी ये जीरो है, ये माइनस है, तो ये ज्यादा और ये कम है, तो अभी धनावेश जीरो से मतलब पृथ्वी से उस वस्तु की ओर प्रवाह होंगे। तो धनावेश हमेशा किधर प्रवाह होते हैं? धनावेश, है ना, पॉजिटिव आवेश जो होते हैं वो हमेशा उच्च विभव से निम्न की ओर प्रवाह होते हैं, निम्न विभव की ओर। ठीक है, और ऋणावेश देखो आप, ऋणावेश को देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? पृथ्वी के मतलब जीरो विभव से ज्यादा विभव की ओर। तो ऋणावेश जो होते हैं वो किधर से किधर प्रवाह होते हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। क्लियर है? तो ये पृथ्वी के विभव के बारे में छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, किसी वस्तु पर जो विभव होगा वो किस किस पर निर्भर करता है? तो जितना ज्यादा किसी चालक पर आवेश होंगे उसका विभव उतना ज्यादा होगा। चालक का आकार जो होगा, चालक का आकार कैसा है उस पर भी क्या करेगा? विभव की निर्भरता होगी। और उस चालक के पास अगर कोई दूसरा चालक रख देंगे तो भी विभव में कमी हो सकती है या विभव ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उस वस्तु के पास आवेश कितने हैं। और चौथा कारक है माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है ना, कि उस आवेश को किस माध्यम में रखा गया है या उस वस्तु को किस माध्यम में रखा गया है, उस पर भी वस्तु का विद्युत विभव जो होता है वो निर्भर करता है। ये अभी जो मैंने आपको बताया है वो पृथ्वी का विभव समझाया है। अब मैं छोटा सा टॉपिक आपको और समझा रहा हूं। वो टॉपिक है कि हमने कहा ना कि संरक्षी बल जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, है ना। विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल है और वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो उसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से और थोड़े एक्सप्रेशन से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पृथ्वी के विभव के बारे में है। तो पृथ्वी के विभव को जीरो माना गया है स्टैंडर्ड। जिसका विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा होगा वो उसका धनात्मक विभव होगा और जिसका कम होगा उसको ऋणात्मक विभव बोलेंगे। ठीक है, धनावेश होते हैं वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करते हैं और ऋणावेश होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाह करते हैं। ठीक है, ये धनावेशित वस्तु है और ये पृथ्वी है। तो अभी इसका विभव ज्यादा है, इसका कम है, तो प्लस आवेश जो होंगे वो ऊपर से नीचे आएंगे। ये जीरो है, ये माइनस है, तो ये ज्यादा ये कम हुआ, तो इसमें धनावेश इस जीरो से उस वस्तु की ओर जाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हम, ये पृथ्वी का विभव समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे। बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कि जो आपका विद्युत बल होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता ना, विद्युत बल संरक्षी होता है, इसको सिद्ध करो। ठीक है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है वैसे, तो इसको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है? विद्युत बल संरक्षी होता है। विद्युत बल संरक्षी होता है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम एक डायग्राम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखो यहां पर मैंने एक मैंने आवेश लिया है और इस आवेश को मैं कहां से कहां लेके आऊंगा? ए से बी तक लेके आऊंगा। एक बार मैं जाऊंगा ए से बी पर और फिर उसी आवेश को मैं कहां से कहां लेके आऊंगा? अलग अलग किसी भी रास्ते से ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना, एक बार आप ए से बी पे ले जाओगे तो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है ना, यहाँ इसके चारों तरफ या विद्युत क्षेत्र है, इसका विभव हो जाएगा VA, इसका विभव हो जाएगा VB। तो ये जो कार्य होगा वो होगा ए से बी तक
और एक कार्य निकाल लेंगे हम बी से ए तक। ठीक है, देखो हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए से बी तक, है ना, ए से बी तक, ए और बी के मध्य विभवांतर, ऐसा कह सकते हैं, ए एवं बी के मध्य विभवांतर। फॉर्मूला लगाओ, ए से बी तक गए हो ना, उसका विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो अंतिम विभव मतलब बी पे गए हो ना, तो वीबी माइनस वी ए। कार्य क्या हो जाए, कहां से कहां गए? ए से बी तक, और किसको लेके गए हो? क्यू नॉट को लेके गए हो। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और था, आपको याद होगा, अभी मैंने निकाला है, ए से लगाकर बी ई डॉट डी आर। ठीक है ना, ये हो गया ए से बी तक विभव, है ना। अब देखो बी एवं बी से ए तक कार्य एवं विभवांतर। ठीक है, ये जो कार्य था कहां से? ए से बी तक, और वापस अब कहां से आ रहे हैं हम? बी से ए तक आ रहे हैं। तो देखो बी से ए तक आओगे जो अंतिम विभव हो जाएगा वी ए, बी से ए तक आओगे तो अंतिम विभव हो गया वी ए, ये हो गया वी बी। कहां से कहा है? बी से ए आए, किसको लेके आए? क्यू नोट को लेके आए। ठीक है, यहाँ ए से बी था तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी से ए और ई डॉट डी आर, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर किया गया कार्य 0 आ जाता है, इसका मतलब विद्युत बल क्या हो जाएगा? अगर बंद लूप में यहां से यहां इन दोनों को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए अगर 0 आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल क्या हो जाएगा? संरक्षी हो जाएगा। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के देखो, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, देखो वीबी से वीबी कैंसिल, वीए से वीए कैंसिल, तो यहाँ इसका मतलब 1 + 2 करोगे तो 0 आ रहा है, देखो आप, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वीबी से वीबी कट जाएगा, वीए से वीए कट जाएगा। हम क्या कह सकते हैं? वी ए बी प्लस क्यू नॉट और वी बी ए प्लस क्यू नॉट कितना आ गया? 0। तो देखो बंद लूप में किया गया कार्य कितना आ गया? बंद लूप में कार्य, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद लूप में कार्य कितना आ गया है? 0 आया है। कह सकते हो अगर 0 आ जाता है तो विद्युत बल क्या हो जाएगा? संरक्षी हो जाएगा। और आप चाहो तो ये फॉर्मूला अभी लिख सकते हो, देखो ये वाला, ये दोनों, अगर ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 0 है तो ये दोनों भी 0, ये दोनों भी 0, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए बी ई डॉट डी आर और माइनस ऑफ बी ए ई डॉट डी आर, ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से यहां जाने में इसको, इन दोनों को कंबाइन करके आप ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो बंद पृष्ठीय, बंद रेखीय समाकलन क्या बोलेंगे? यहां से आप क्या गए? बंद रेखीय मतलब यहां से ए से स्टार्ट हुए और बी से घूमते हुए वापस कहां पे आ गए? ए पे आ गए। तो बंद रेखीय विद्युत क्षेत्र में बंद रेखीय समाकलन, देखो इसमें मैंने ये रेखीय समाकलन का निशान है, या मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र में बंद लूप का रेखीय समाकलन 0 है, तो हम कह सकते हैं विद्युत बल क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं विद्युत बल क्या हो जाएगा? संरक्षी होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हमने क्या कर दिया? किए गए कार्य को 0 लाके बता दिया। मैंने पहले ही बोला था विभवांतर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सबको मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया भी है और मैंने इसको डिराइव भी किया है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ये रीजन पूछा जाए, कारण कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल संरक्षी होता है, तो आपको मैंने जो अभी लिखा है ये आपको करके बताना होगा कि विद्युत बल क्या होता है? संरक्षी होता है। तो अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक पृथ्वी के विभव के बारे में, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है और पृथ्वी के पास अनंत आवेश होते हैं। ठीक है, और एक मैंने बताया है कि क्यों विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी होता है। ठीक है, और ये पथ पर निर्भर नहीं करता है ना, इसी वजह से तो डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी ए को जोड़ने पर कितना आ गया है? 0 आ गया है। क्लियर है? अब हम एक डेरिवेशन करेंगे। वो डेरिवेशन क्या है कि देखो आपको याद में, ठीक है, आपको याद होगा कि किसी क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? याद है? जैसे कि ये कोई क्यू आवेश है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी हमारे पास kq/r²। और आज हम क्या पढ़ेंगे? ये कोई क्यू आवेश है और r दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा kq/r, और ये हमको अभी सिद्ध करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अभी हम इसको, ये आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि किसी क्यू आवेश के कारण
r दूरी पर कितना विद्युत विभव होता है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो देखो अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने एक पढ़ा था कि Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। देखो जैसे कि ये कोई Q आवेश है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी हमारे पास, KQ/r²। और आज हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे मेरे पास कोई Q आवेश है और उस Q आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम को पहले अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। देखो अगर मेरे पास यहां पर कोई स्रोत आवेश है, समझो ये मेरे पास कोई Q आवेश है जिसको मैंने स्रोत आवेश दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस स्रोत आवेश के कारण मान लेते हैं ये दूरी है कोई, ये P बिंदु है और ये P बिंदु है R दूरी पर। इस P बिंदु पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है, समझने की कोशिश करना। अच्छा, इस P बिंदु पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो आपको याद होनी चाहिए कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या थी परिभाषा, कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको उस बिंदु पर क्या मिल जाएगा, विद्युत विभव मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, आपको यहां पर लेना है एक परीक्षण आवेश। क्या लेना है, परीक्षण आवेश लेना है, और कहां पर लेना है, अनंत पर। और उस आवेश को आपको कहां से कहां लेके आना है, अनंत से P तक लेके आना है और उसमें किया गया कार्य निकालना है। कहां से कहां तक, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य निकाल लोगे तो आपको इस P बिंदु पर विद्युत विभव मिल जाएगा। अब एक बात सोच के देखो, विद्युत विभव निकालने के लिए, किया गया कार्य निकालने के लिए हमको पहले बल चाहिए। तो पहले इस Q आवेश से अनंत दूरी पर इन दोनों के मध्य कितना बल लग रहा है ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो आवेश कहां पर है, अनंत पे है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम पहले इस अनंत और P के मध्य एक अल्प विस्थापन में किया गया कार्य निकालेंगे और फिर हम समाकलन की विधि यूज करके इसमें यहां से यहां तक का किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये बिंदु अनंत पर है तो मैं क्या करता हूं, P और अनंत के बीच में x दूरी पर, मतलब क्या मान लू, इस Q आवेश से ये r दूरी है अभी, ठीक है। तो मैं x दूरी पर, यहां पर मान लो x दूरी है, ये एक अनंत दूरी नहीं है, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है। उस निश्चित दूरी x पर मैं क्या करूंगा, इस Q0 को एक विस्थापन दूंगा, मान लो इस Q0 को यहां से यहां लाऊंगा, कितना विस्थापन हो जाएगा, ये मान लो dx विस्थापन हो जाएगा। क्लियर है, इस dx विस्थापन पर किया गया कार्य निकाल लूंगा और फिर मैं समाकलन कर दूंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो अब देखो इस Q0 को मान लेता हूं मैं A बिंदु, यहाँ पे A और B, ठीक है ना। ये एक अल्प विस्थापन है, ठीक है ना, और इस अल्प विस्थापन में जो कार्य होगा उसको मैं dw दूंगा बाद में, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो थ्योरी लिखेंगे, माना Q स्रोत आवेश है एवं उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। हमें Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना होगा, ठीक सही है ना। किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना हो तो अनंत से उस आवेश को उस बिंदु तक लेके आएंगे और उसका किया गया कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस Q और A बिंदु पर आवेश है ना, Q एवं Q0 के मध्य बल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये रखा गया O बिंदु पर और ये रखा गया A बिंदु पर, ये रखा गया, इस O और A बिंदुओं के मध्य बल कितना हो जाएगा बताओ, है ना। लिख देता हूं मैं यहां पे O एवं
ए के मध्य। सही है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो बल निकालेंगे, कूलाम का नियम याद है कि पहला आवेश, दूसरा आवेश और इसके बीच की दूरी कितनी ले रखी है आपने? एक्स ले रखी। कितनी ले रखी है? एक्स ले रखी है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन dx देने में किया गया कार्य, हम क्या करेंगे, इस Q0 को यहां से अल्प विस्थापन dx देने में किया गया कार्य निकालें। अब सोच के देखो, ये Q0 इस Q पर किधर बल लगा रहा है? प्रतिकर्षण वाला होगा ना, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो सोच के देखो, इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, और आप विस्थापन किधर करा रहे हो? इधर करा रहे हो। तो इस बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। सोच के देखो वापस, ये Q उस Q पर उधर बल लगा रहा है, आप इस आवेश को इधर लेके आ रहे हो, तो विस्थापन और बल के मध्य कोण कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो किया गया कार्य हो जाएगा dw f डॉट dx। इसको हम डॉट को ओपन करेंगे, डॉट को वेक्टर हटाएंगे ना, ये आ जाएगा f ds cos थीटा, और थीटा कितना है बताओ? ये आपका f लग रहा है इधर और dx लग रहा है इधर, तो थीटा हो गया हमारे पास 180 डिग्री। तो dw क्या हो जाएगा? f dx cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है बताओ? -1 होती है। तो dw क्या हो जाएगा? f dx -1। तो dw की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ f dx। ये आ गया आपके पास अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। अब हमको निकालना कुल कार्य, है ना, कुल कार्य निकालना है। अगर आपको विभव निकालना है, कुल कार्य निकालना पड़ेगा अनंत से p तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? अनंत से इस p बिंदु तक। ठीक है ना, p बिंदु तक कितनी दूरी होगी? r दूरी है ना, इस p बिंदु की दूरी कितनी है? इस आवेश से r है, तो अनंत से, देखो यहां पर अनंत से लगाकर r दूरी तक। ठीक है ना, इस p बिंदु की दूरी कितनी है? इस तो आवेश है, r ही तो है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ f dx। dw का हो जाएगा w और अनंत से r। अब बताओ f की वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी हुई है? f की वैल्यू मेरे पास है k Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। क्या क्या कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, ये सारी नियत राशियां हैं। क्या बच गया? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो क्या बचेगा? अनंत से लगाकर r, x की घात -2 dx। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ x की घात n का समाकलन क्या होता है? n+1 अपॉन n+1, यही होता है समाकलन। तो x की घात -2 का क्या हो जाएगा? -k Q0। इसका हो जाएगा x की घात -2 + 1 -2 + 1, और लिमिट लग जाएगी अनंत से लगाकर r तक। ठीक है ना, x की घात n का क्या हो जाएगा? n की वैल्यू -2 है, तो n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा? -k Q0, यहां बचा x की घात -1, -2 में से 1 गया तो कितना बचा? -1, ये अनंत से लगाकर r, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा k Q0। x की घात -1 और r और इनफाइनाइट, x की घात -1 को नीचे ले आओगे तो k Q0, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, अनंत से लगाकर r तक। अब लिमिट लगेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहां पहले r रखा है, x की वैल्यू पहले r रखेंगे फिर अनंत रखेंगे। 1/अनंत 0 होता है, तो किया गया कार्य कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास किया गया कार्य। ठीक है, अच्छा क्या आपको कार्य ही निकालना था क्या? नहीं, आपको विद्युत विभव निकालना था, मतलब एकांक धनावेश पे किया गया कार्य। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, मैं थ्योरी मिटा रहा हूं, आगे करना पड़ेगा, इसको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने कार्य तो निकाल लिया, पर आपको विभव क्या होता है? विद्युत विभव की परिभाषा से, है ना, विद्युत विभव की परिभाषा से। ठीक है, क्या होता है? V = W, अनंत से हम लेके आए हैं, है ना, ये होता है विद्युत विभव की परिभाषा।
एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, ठीक है। अच्छा, ये इसी को इक्वेशन नंबर मुझे याद नहीं है, इसको मैं 4 दे रहा हूं, इसको मैं 5 दे रहा हूं। ये 2 थी ना, ये 3, ठीक है, 3 और ये हो जाएगी 4। तो समीकरण 3 एवं 4 से, ठीक है। तो W की वैल्यू रख दो उधर से। W की वैल्यू क्या है मेरे पास, Q नॉट अपॉन R और डिवाइड बाय Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो क्या हो गया KQ बाई R। तो P बिंदु पर विभव कितना आया बताओ, KQ बाई R और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्लियर है। ये अदिश राशि है तो इसके ऊपर आप वेक्टर का निशान नहीं लगा दोगे गलती से, ठीक है, बाकी गलत हो जाएगा। अब देखिए, आपको याद होगा, देखो विद्युत क्षेत्र वाला जो डेरिवेशन था उसका आंसर क्या आया था, KQ बाई R स्क्वायर। इसमें क्या आ रहा है, KQ बाई R। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो चैप्टर है बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के सिमिलर है, न्यूमेरिकल भी वैसे ही है, बस वो सदिश राशि है, ये अदिश है। फॉर्मूले में माइनर सा चेंज आएगा सिर्फ, ठीक है। कंसेप्ट आप वही यूज करना है इसमें भी, ठीक है। अब देखो ये मैं रब कर रहा हूं, अब ग्राफ प्लॉट करना है आपको, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है V और R के बीच, ठीक है। तो ये आपका R हो जाएगा, ये विभव हो जाएगा ये, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि विभव जो होता है वो दूरी के व्यस्त क्रमानुपाती होता है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। समझ में आ रहा ना। तो ये हो जाएगा। अब अनंत पर विभव कितना हो जाएगा, 0। देखो अगर यहाँ पे R की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं, R की वैल्यू अनंत रख दूं, ठीक है, तो समथिंग अपॉन अनंत कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर R को अनंत रखूं तो V कितना आएगा, 0, जो हम बार बार बोलते भी रहते हैं, ठीक है, कि अनंत पर विभव कितना होता है, 0 होता है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आगे सब में ये यूज आएगा। अब आपको कोई भी पूछे कि Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव, तो KQ बाई R, ठीक है। और K क्या होता है निर्वात में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, 8.85 10 की घात -12 ये नियतांक होता है। क्लियर है। तो ये एक डेरिवेशन है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने एक बिंदु आवेश के कारण तो निकाल लिया। अब हम अगर अब बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो वो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं वो भी करवा देता हूं। तो देखो अब हमें पढ़ना है बिंदु आवेश समूह के कारण विद्युत विभव। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव क्या आया था, जैसे कि मेरे पास कोई एक आवेश था, उसके कारण R दूरी पर इस बिंदु पर विभव आया था मेरे पास KQ बाई R। अब हमें क्या करना है, आवेशों का समूह लेना है। मतलब देखो अगर मेरे पास बहुल आवेश है, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया और ये Qn हो गया, और इस बिंदु पर मुझे विभव ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दूरी मान लेते हैं R1, ये दूरी मान लेते हैं R2, ये दूरी मान लेते हैं R3 और ये दूरी मान लेते हैं Rn। समझ में आ रहा है। ये मेरे पास अगर दूरियां होगी सपोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु पर मुझे कुल विभव ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको पता है यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर अलग अलग, एक बार Q0 को मैं कहां से लाऊंगा, अनंत से R1 दूरी तक लाऊंगा, फिर अनंत से R2 दूरी तक लाऊंगा। तो ये इसके कारण जो विभव होगा V1 होगा, इसके कारण V2 V3 Vn और सबको जोड़ लूंगा, ठीक है। अनंत से लेके आएंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसका सिंपली एक डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो माना बहुल आवेश Q1 Q2 Q3 सब टू Qn है, Qn एवं O से दूरियां R1 R2 R3 सब टू Rn है, ठीक है। बहुल आवेशों के कारण O पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये सदिश राशि तो है ही नहीं, तो यहां पर किसी घटक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। Q1 के कारण V1 बनेगा, Q2 के कारण V2 बनेगा, Q3 के कारण V3, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो Q1 के कारण O पर विभव कितना होगा बताओ, अभी निकाला है।
एक आवेश के कारण पता है ना आपको, तो V1 कितना आ जाएगा, K Q1 अपॉन R1, ठीक है। इसी तरह से Q2 के कारण R पर विभव V2, ये हो जाएगा K Q2 अपॉन R2, समझ में आ रहा है। इसी तरह से Q3 के कारण भी कितना हो जाएगा, K Q3 अपॉन R3। इसी तरह से देखो Qn के कारण, ठीक है, Qn के कारण कितना हो जाएगा, V K Qn अपॉन Rn, ये इक्वेशन नंबर 4। इन सबको है ना, तो O पर कुल विभव, O पर कुल विभव, ठीक है, ये क्या हो गया, बीजीय योग कर लेंगे इसका, बीजीय योग, समझ में आ रहा है। कौन सी राशि है ये, अदिश राशि, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको जोड़ना है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 सो अप टू Vn, इन सबको जोड़ेंगे। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखो K कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3 और Vn अपॉन Rn, क्लियर है ना। ये इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहां से इसको समेशन लगा दो, I की वैल्यू 1 से लगाकर n तक चला दो, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, Vi अपॉन Ri। ये इसका बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आपको पता है ना, एक आवेश के कारण कितना होता है, KQ/R। तो पहले वाले आवेश के कारण K Q1 अपॉन R1, दूसरे आवेश के कारण K Q2 अपॉन R2, और ये सबका अलग अलग निकाल के इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो अब I की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, I की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, n रखोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, बिंदु आवेश समूह के कारण, बिंदु आवेश समूह मतलब बहुल आवेश, मतलब एक से ज्यादा अगर आवेश है और उनके कारण किसी बिंदु P पर जो R दूरी पर स्थित है, अलग अलग दूरियां हैं, यहां पर विभव निकालना। देखो कंसेप्ट सोच के देखो, आपको विद्युत विभव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अनंत से उस आवेश को उस बिंदु तक लाना पड़ता है। तो एक बार हम अनंत से इस R1 दूरी तक लाएंगे, एक बार अनंत से R2 दूरी तक लाएंगे, एक बार अनंत से R3 तक लेके आएंगे, और सबको अलग अलग मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था पहले ही, ये आंसर आ चुका हमारे पास। सबको जोड़ लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, या इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम विद्युत विभव पर बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं, टेक्स्ट बुक प्लस एडवांस लेवल के, वो हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की होगी प्योरली, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, उसको रिवाइज करें और उनके नोट्स भी बनाएं, ठीक है। काफी बीमारी का काफी ज्यादा इफेक्ट है, तो आप सब लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।